फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्लास 11th का सेकंड चैप्टर वो कर रहे हैं आज हम। इसमें देखिए फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिजनेस हमारा कितने टाइप का किस किस तरीके से हो सकता है। सबसे पहले जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक ऐसा चिल्ड्रन बोला गया है जिसके फादर तो हैं इकोनॉमिक एक्सपीडेंसी एंड जो मदर है वो लॉ को बोला गया है उनको। अब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर या फिर एंटरप्राइजेज बोल दीजिए इसको, सेकंड पब्लिक सेक्टर या पब्लिक एंटरप्राइजेज एंड थर्ड वन इज़ जॉइंट सेक्टर एंड जॉइंट एंटरप्राइजेज। प्राइवेट सेक्टर है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नॉन इनकॉर्पोरेटेड एंड इनकॉर्पोरेटेड। नॉन इनकॉर्पोरेटेड का मतलब जिसको रजिस्टर करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना रजिस्टर किए भी जो काम चल सकता है। इनकॉर्पोरेटेड में रजिस्टर्ड करवाना मैंडेटरी है, इसके बिना ये एस्टेब्लिश नहीं हो सकती रजिस्ट्रेशन के बिना। तो हम जो कर रहे हैं वो हम करेंगे अभी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज, जिसमें आता है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर देखिए ये क्या होता है। जॉइंट वेंचर होता है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी एक स्पेशल काम के लिए इकट्ठे होते हैं, उस काम का प्रॉफिट करते हैं। और एक टेम्परेरी बिजनेस होता है जब काम का मोटिव कंप्लीट हो जाता है तो उसको वो फिर बंद कर देते हैं। इससे उन्हें दो पार्टनर्स होने का फ़ायदा मिल जाता है, उसे कैपिटल भी ज़्यादा हो सकती है उनकी और आपस में रिस्क भी कम हो जाता है उनका। अब देखिए जो मेन है हमारा फर्स्ट सोल प्रोप्राइटरशिप यानी सोल ट्रेड। ये क्या होता है? इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ओन्ड बाय ए सिंगल इंडिविजुअल who is solely responsible for its management and receives all its profits and losses। देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेड नाम से ही पता है, सोल जो एक अकेला आदमी जो एक बिजनेस को रन करता है वो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाती है। क्यों? क्योंकि उसका जो मैनेजमेंट होता है वो अकेला करता है। हाँ, वो मैनेजर्स को अपॉइंट कर सकता है, अपने तरीके से वो किसी को अपॉइंट कर सकता है, और प्रॉफिट एंड लॉसेज है वो उसके खुद ही के होते हैं, उनको रिसीव करता है। ये जो बोली जाती है ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोली जाती है। फीचर्स, इसके फीचर्स देखिए। फर्स्ट इंडिविजुअल ओनरशिप, जो एक अकेला ही व्यक्ति होता है वो दूसरे की हेल्प ले सकता है बट ओनरशिप उसकी अकेले की रहती है। सेकंड सोल मैनेजमेंट, अकेला ही मैनेज करता है सब कुछ, लेकिन मैनेजर अपॉइंट कर सकता है बट लेकिन वो उसके कामों के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा। थर्ड वन इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, मतलब अगर इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है बिजनेस में, बिजनेस ठप हो जाता है, बिजनेस बंद करना पड़ता है, तो जो ओनर है उससे सब कुछ लिया जा सकता है। उसका जितने उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया उतने तक सीमित नहीं है, उससे ज़्यादा भी उसकी लाइबिलिटी बनती है। फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, उसकी खुद की फ्रीडम होती है, वो कोई भी सिलेक्शन कर सकता है बिजनेस में। इसमें ज़्यादातर जैसे ऐसे होता है कि ब्यूटी पार्लर है, कोई ऐसे सिंपल बिजनेस खोल रखा है, जैसे किराने की शॉप है, इस टाइप से। सीक्रेसी यानी, और ये इसकी एक स्पेशल फीचर है जिसमें क्या होता है, आप जितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो उसको आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसमें सीक्रेट रहती हैं चीज़ें। नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस, ओनर की और बिजनेस की एक ही आइडेंटिटी मानी जाती है, एंटिटी एक ही होती है उनकी, उनको अलग नहीं किया जा सकता। अगर बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ओनर की है, ओनर में है तो बिजनेस पर इफेक्ट पड़ता है। अनडिवाइडेड रिस्क, मतलब इसमें डिवाइड रिस्क जो होता है वो अनडिवाइडेड होता है, वो किसी में डिवाइड नहीं होता। एक ही पर्सन है जो बिजनेस रन करता है और सारा रिस्क उसी का होता है। ये इसकी एक लिमिटेशन भी है। सूटेबल फॉर सम स्पेशल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, देखो जैसे मैंने बताया था बेकरी के बिजनेस के लिए, ब्यूटी पार्लर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इस टाइप के बिजनेस के लिए क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप सूटेबल होती है। अब हम कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की मेरिट्स एंड लिमिटेशंस। मेरिट्स क्या है? फर्स्ट क्विक डिसीजन, इसमें क्विक डिसीजन लिए जाते हैं, आप जल्दी से डिसीजन ले सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कुछ भी डिसीजन लीजिए, किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी, अभी बताया आपको प्रॉफिट को बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है, जो भी बिजनेस के लॉस भी है, अगर कुछ भी चीज़ है वो आपकी सीक्रेट रहेगी आप तक। डायरेक्ट मोटिवेशन, क्योंकि प्रॉफिट जितना भी होगा वो खुद ही का होगा, जितना अच्छा काम करोगे जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा वो खुद ही का होगा, तो इसलिए इसमें डायरेक्ट मोटिवेशन मिलती है। पर्सनल कंट्रोल, इसमें सारा कंट्रोल खुद का होता है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, किसी और के इंटरफेयर की इसमें कोई बात नहीं होती है। इजी फॉर्मेशन, इसको बनाना बहुत इजी होता है, इसकी फॉर्मेशन इसका मतलब बहुत इजी होती है। एक पर्सन होता है वो अपना डिसीजन लेता है, अपने हिसाब से जैसा जो करना चाहे वही कर सकता है। अब लिमिटेशंस देखिए, लिमिटेशंस है लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल।
लिमिटेड सोर्सेज ऑफ कैपिटल मतलब एक ही पर्सन होता है, उसके सोर्सेज ऑफ कैपिटल तो लिमिटेड ही होंगे, वो कहीं और से लोन ले सकता है बट किसी का हिस्सेदार नहीं बन सकता है, इसलिए यहाँ पर लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल होता है। अनस्टेबल एग्जिस्टेंस, मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम हो गई, जो अकेला एक पर्सन है चलाने वाला, उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई, बिजनेस ठप करना पड़ सकता है उस कंडीशन में, कुछ इमरजेंसी आ गई, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उसकी डेथ हो गई, तो बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करेगा फिर। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इसमें जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। कुछ बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ इंसॉल्वेंसी का केस हो जाता है, तो वो उसका सब कुछ ले लिया जाता है। अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट, इसमें मैनेजमेंट एक ही अकेला व्यक्ति चलाता है, तो एक अकेला व्यक्ति कितना हैंडल कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस मैनेजमेंट नहीं होता। अब सोल प्रोप्राइटरशिप की इन्हीं कमी को देखते हुए आगे एक नई फॉर्म का उदय हुआ, उसको जैसे कि पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब हम कर रहे हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ऐसी जो नॉन इनकॉर्पोरेटेड है, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना है। इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, जॉइंट हिंदू फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सनस हुज एंसेस्टर इज़ द सेम। ऐसे जॉइंट हिंदू फैमिली ऐसे पर्सनस का ग्रुप है जिसके एंसेस्टर सेम है, यानी जिसके पूर्वज सेम है। इसके अंदर अनमैरिड डॉटर और वाइफ्स को भी इंक्लूड किया जाता है। ये दो फैक्ट पर बेस्ड है, कोपार्सनरी एंड कॉमन प्रॉपर्टी। कोपार्सनरी क्या होता है, इट मीन्स अ कॉमन ओनरशिप इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, मतलब जो हमारे पूर्वजों की प्रॉपर्टी है उसमें सबकी कॉमन ओनरशिप होती है। इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ नॉट बाय कॉन्ट्रैक्ट, ये लॉ से ही क्रिएट की जाती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इसमें क्या होता है, एक जो इंडिविजुअल है उसको इमीडिएटली बर्थ के बाद ही राइट मिल जाता है कि उसका प्रॉपर्टी में हिस्सा होगा, तो इस पार्टनर को बोला जाता है को पार्टनर। कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ a joint Hindu family gets recognized as undivided Hindu family when the family possesses a property that is used for the welfare of all family members। मतलब कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कॉमन प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें एक सभी फैमिली मेम्बर्स के वेलफेयर के लिए जो यूज़ की जा रही है। जैसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी और उसकी हेल्प से कोई प्रॉपर्टी क्रिएट की गई है। पर्सनल प्रॉपर्टी ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ फैमिली, कोई पर्सनल प्रॉपर्टी और जिसको फैमिली की प्रॉपर्टी ट्रीट किया जाता है। अब है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसमें क्या, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, इट रेफर्स टू दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच ऑल द मेंबर्स ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली कैरी अ बिजनेस अंडर द कंट्रोल ऑफ मुखिया और कर्ता ऑफ द फैमिली। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें फैमिली के सभी मेंबर्स उस बिजनेस को रन करते हैं, किसके कंट्रोल में, मुखिया यानी कर्ता। कर्ता कौन होता है, जो एल्डेस्ट मेंबर होता है वो होता है। क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं, हमने तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बहुत देखा है, सब नॉर्मली है ही, तो इसको ज़्यादा आप नॉर्मली देख भी सकते हैं कि कैसे क्या होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर स्कूल ऑफ हिंदू लॉ है। स्कूल अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ देर आर द टू मेन कम्युनिटीज़, दो मेन कम्युनिटीज़ है जो हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जिस टाइप से चलता है। मिताक्षरा एंड दयाबाग, MD लर्न कर लीजिए MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है मिताक्षरा। इट इज़ पॉपुलर इन द कंट्री एक्सेप्ट असम, बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। AB एंड O के से लर्न कर सकते हो आप इसको। असम, बंगाल और उड़ीसा में ये नहीं होता, बाकी सब में होता है। इसमें क्या होता है, मिताक्षरा में जो सन है उसको इमिडिएटली बर्थ के बाद ही राइट मिल जाता है कि उसके फादर की प्रॉपर्टी में उसका इक्वल राइट है। क्योंकि अब इसमें जो होता है, क्योंकि मान लीजिए सन बर्थ और डेथ होती रहती है, तो इसलिए इनका इंटरेस्ट है जो वो फिक्स नहीं होता, चेंज होता रहता है। 2 सन हो गए तो 2 एक मतलब ज़्यादा बढ़ जाएगा, 3 हो गए और ज़्यादा बढ़ जाएगा, 4 हो गए और ज़्यादा बढ़ जाएगा, कम होते हैं किसी की डेथ हो जाती है तो वो कम में आ जाएगा। तो इसलिए ये इंटरेस्ट जो है इनका फिक्स नहीं होता, चेंज होता रहता है। सेकंड है दयाबाग, ये कहाँ पर होती है, बस AB एंड O में होती है, मतलब असम, बंगाल और सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा में ही ये अवेलेबल होती है। इसमें सन को डायरेक्ट राइट नहीं मिलता उसके बर्थ के बाद, बट हाँ जब उसके फादर की डेथ हो जाती है तब उसका राइट होता है कि उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी वो। अब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के फीचर्स क्या हैं। जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो किसके अकॉर्डिंग रन करता है, वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग चलता है। इसके फीचर्स हैं, फर्स्ट ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, ये हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग काम करता है। मैनेजमेंट बाय कर्ता, अभी मैंने बताया कर्ता यानी मुखिया, यानी जो एल्डेस्ट मेंबर होता है वो इसका मैनेजमेंट करता है। लिमिटेड लाइबिलिटी, इसमें लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, बस ये ध्यान रखना आप, जो करता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और बाकी जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है उनके शेयर्स तक। परमानेंट एग्जिस्टेंस,
पर क्योंकि कई बार होता है कि इसमें पूछ सकते हैं कि कर्ता की लाइबिलिटी क्या होती है, कहीं आप उसको लिमिटेड ना बोल दो। कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और बाकी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। परमानेंट एग्जिस्टेंस, इसमें मान लीजिए किसी डेथ और इंसॉल्वेंसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी एक एल्डेस्ट मेंबर की डेथ हो गई तो उससे जो नीचे वाला है वो उस काम को संभाल लेगा, इसलिए आपके काम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है। मेंबरशिप बाय बर्थ, इसमें बर्थ के बाद ही मेंबरशिप मिल जाती है, कि उसके बाद जैसे होता है ना कि फादर के बाद बेटा उसका काम संभालता है, वही। रजिस्ट्रेशन, इसमें रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसको एस्टेब्लिश करना बहुत ईजी रहता है। अब इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। फर्स्ट, ईजी टू स्टार्ट, इसको स्टार्ट करना ईजी है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, सीक्रेसी, एक ही फैमिली है, फैमिली में ही सीक्रेट रहती हैं चीज़ें। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स, आप कस्टमर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट डिसीजन, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं, वैसे कर्ता को किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है परमिशन, और वो वैसे उनसे सलाह ले सकता है, लेकिन इसीलिए वो प्रॉम्प्ट डिसीजन होता है, क्विक डिसीजन लिए जाते हैं। इसमें जो कर्ता होता है वो जल्दी से अपनी मर्ज़ी से कैसे भी डिसीजन ले सकता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एफर्ट्स एंड कंसिड्रेशन, इसमें जो एफर्ट्स डालोगे वही फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका बिजनेस है, आपने अच्छे एफर्ट्स किए हैं, प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है तो फल भी तो आपको ही मिलेगा, इसलिए डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है एफर्ट्स और कंसिड्रेशन में। एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेबल क्वालिटी, मतलब इनहेरिटेबल क्वालिटी का मतलब है जैसे अभी आपने देखा कि डेथ और इंसॉल्वेंसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी की डेथ के बाद उससे जो नेक्स्ट मेंबर है वो उसको बिजनेस को संभाल लेता है, इसलिए इनहेरिटेबल क्वालिटी का एडवांटेज मिलता है। लिमिटेशंस क्या है इसकी? लिमिटेड सोर्सेज, क्योंकि इसके अंदर लिमिटेड सोर्सेज होते हैं। एक फैमिली है, एक फैमिली के अंदर जितने सोर्सेज है बस वही लगा सकते हैं, अलग से सोर्सेज कहाँ से लेकर आएंगे? तो उसके लिए तो लोन वगैरह अलग लेनी पड़ेगी, किसी का आप वैसे सारा नहीं ले सकते हैं। सेकेंड, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, क्योंकि एक ही फैमिली के मेंबर्स होते हैं, उनकी मैनेजरियल स्किल वहाँ पर लिमिटेड हो जाती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, बाकी मेंबर्स की लिमिटेड है, बट फिर भी मेन तो जो होता है वो करता ही होता है, उसकी लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। और अगर फैमिली से कुछ जाएगा तो वो ऑब्वियसली उसके मेंबर्स हैं उन पर भी इफेक्ट पड़ेगा ही। डिसएडवांटेजेस फ्रॉम सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इसमें सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है? कर्ता जो है कई बार अपनी पावर का मिसयूज़ कर लेता है, जैसे वो अपनी ही चलाता है कि नहीं मैं ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है, मेरा बिजनेस है, मैं चला रहा हूँ, मैं करूँगा, तो वहाँ डिसएडवांटेजेस हो जाती है। लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम मेंबर्स, जो करता होता है कई बार देखा जाता है कि उसको अपने मेंबर से कोऑपरेशन नहीं मिलता, जैसे फादर होता है देखा जाता है कि उसको अपने सन से कई बार कोऑपरेशन नहीं मिलता, वो उसके बिजनेस को चलाने के लिए आगे के लिए एग्री नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं ऐसे, तो इसलिए कोऑपरेशन नहीं मिलता, ये इसकी लिमिटेशंस हैं। अब आया है हमारा पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच 2 or more than 2 persons willing to join and agree to run some lawful business, यानी ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले ये इनकॉर्पोरेटेड नॉन इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर अपनी इच्छा से ज्वाइन करते हैं और एग्री होते हैं एक लॉफुल बिजनेस को चलाने के लिए। इसकी नीड क्या होती है? ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जब देखा गया कि सोल प्रोप्राइटरशिप में कुछ कमियां हैं, जैसे अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, कैपिटल के सोर्सेज कम हैं, तो उसके बाद इसकी ज़रूरत हुई। और MC जो शुक्ला है उन्होंने कहा है कि चूजिंग पार्टनर इज़ लाइक चूजिंग अ वाइफ, जैसे आप एक वाइफ को चूज़ करने में गलती नहीं कर सकते, वो गलती आपको आगे तक भुगतनी पड़ेगी, तो वैसे ही आपको सेम पार्टनर को चूज़ करने के टाइम होती है। इसीलिए आप देखिए, सेकंड थॉट लीजिए अपना, अच्छे से परखिए, फिर जाकर आप शादी करते हैं जैसे, वैसे ही आप पार्टनर को चूज़ कीजिए। अब पार्टनरशिप की फ़ीचर्स क्या हैं? फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, 2 टाइप की फ़ीचर्स है इसके अंदर, एक स्टैट्यूटरी फ़ीचर्स एंड एक जनरल फ़ीचर्स। स्टैट्यूटरी फ़ीचर्स क्या होती है? डिस्क्राइब्ड इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जिसको डिस्क्राइब किया गया है, और जनरल फ़ीचर्स जो डिस्क्राइब नहीं की गई हैं, लॉ के अंदर नहीं हैं। जो स्टैट्यूटरी फ़ीचर्स में मोर देन 1 पर्सन, इसके अंदर 1 से ज़्यादा पर्सन होते हैं और मैक्सिमम संख्या इसकी 50 है। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, ऐसा होना चाहिए बिजनेस कि इलीगल ना हो, लीगल होना चाहिए बिजनेस, ऐसा जो कानून की नज़रों में गलत हो ऐसा बिजनेस नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है इसके अंदर, इनके बीच में पार्टनर है, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इसमें सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग माइनर भी पार्टनर हो सकता है, लेकिन वो किस में होगा? बस ओनली प्रॉफिट में होगा, वैसे वो पार्टनर लॉस में नहीं बना सकते उसको। प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, वो तो साफ़ ही है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो इसके अंदर प्रॉफिट अर्न करना ही मेन मोटिव होता है। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप,
इसके बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। कैसे? जैसे एजेंट के काम के लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होता है, वैसे ही एक पार्टनर के काम के लिए बाकी पार्टनर भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, इसलिए इसके बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। जनरल फीचर्स, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जितने पार्टनर होते हैं फिर भी कहीं ना कहीं तक जाकर वहाँ पर वो लिमिटेशंस बन जाती है, तो इसलिए उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी, तो जितने जो पार्टनर है और जो बिजनेस है वो सेपरेट नहीं होते। पार्टनर बिजनेस से लिंक है, बिजनेस पार्टनर से लिंक है, आपस में जुड़े हुए हैं, एक की गलती दूसरे पर भारी पड़ती है, इसीलिए सेपरेट इंडिविजुअलिटी नहीं है। अटमोस्ट गुड फेथ, इन दोनों के बीच में गुड फेथ होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में। अगर फेथ नहीं है तो पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती, वो काम कैसे करेंगे। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, एक पार्टनर कहीं और अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, जो पार्टनर है वही है और उसी का इंटरेस्ट है, वही सब आएगा उसी के अंदर। इसके बाद है हमारा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं? टाइप ऑफ पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप है कितने टाइप के होते हैं। पार्टनर अलग है। टाइप ऑफ पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप मतलब जनरल में नॉर्मली जैसे अनलिमिटेड पार्टनरशिप होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है जिनके मेंबर्स की, तो वो बोली जाती है जनरल पार्टनरशिप। और लिमिटेड पार्टनरशिप, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक तो जनरल पार्टनर और एक स्पेशल पार्टनर। स्पेशल पार्टनर जिसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है और जनरल पार्टनर जिसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। स्पेशल पार्टनर वो होता है जो बस जितना शेयर लगाया है बस उतनी ही उसकी लाइबिलिटी बनेगी, बाकी उसकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी। इसलिए ऐसी लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है, एक कम से कम एक मेंबर जनरल पार्टनर होना चाहिए, मतलब ऐसा जिसके पास क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। लिमिटेड पार्टनरशिप में एक पार्टनर कम से कम जनरल पार्टनर होना जरूरी है। सेकेंड, पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल का मतलब जो एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए होती है, जो आप पार्टनरशिप कर रहे हो वो आगे तक चलेगी, हमेशा के लिए सोच कर चलती है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो एक स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए, स्पेशल ऑब्जेक्ट के लिए की जाती है, और जैसे ही आपका काम ख़त्म और पार्टनरशिप आपकी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वहाँ पर। लीगल एंड इलीगल, लीगल एंड इलीगल में क्या होता है, विच वर्क्स अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। लीगल जो प्रोविज़न ऑफ द एक्ट के अकॉर्डिंग काम करती है, और इलीगल जो जिसका पर्पज़ क्या होता है, इलीगल होता है अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी जो होती है, जिसमें नंबर ऑफ पार्टनर्स कम और ज़्यादा हो जाते हैं, और पार्टनर्स फ्रॉम एन एनमी कंट्री। अगर मान लीजिए आपने कोई लीगल खोली है लेकिन उसमें अगर ये सारी चीज़, इनमें से कोई भी चीज़ आ जाती है, जैसे उसका पर्पज़ क्या है, इलीगल है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी के है, उसके पार्टनर्स कम या ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे एक पार्टनर हो गया तो वो पार्टनरशिप तो नहीं रहेगी, 50 से ज़्यादा हो गए तब भी वो पार्टनरशिप नहीं रहेगी। पार्टनर फ्रॉम एन एनमी कंट्री, एनमी कंट्री का पार्टनर है तो उसको तभी की तभी इलीगल घोषित कर दिया जाता है। अब है हमारा इवैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप के मेरिट्स क्या हैं और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। मेरिट्स, फर्स्ट, इजी फॉर्मेशन, इसको बनाना बहुत इजी है। पार्टनरशिप आपको पता है 2-3 मेंबर इकट्ठे हो जाते हैं तब भी बन जाती है, उसके बाद उसमें जुड़ते रहें तो इजी रहती है, इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, बैलेंस डिसीजन, इसके अंदर डिसीजन जो है वो आपस में पूछ कर लिया जाता है, इसलिए बैलेंस डिसीजन रहता है। मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप की कमी थी कि उसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम होते थे, तो इसमें जितने मेंबर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। डिवीज़न ऑफ रिस्क, पहले एक में रिस्क रहता था, अब इसमें रिस्क जो है वो डिवाइड हो जाता है, किसी एक बंदे के ऊपर पूरा बर्डन नहीं आता। सिक्रेसी, पार्टनर चाहे जितने भी हो, 10 हैं, 15 हैं, 20 है, कम से कम उन लोगों तक लिमिटेड है उनकी चीज़ें, वो सीक्रेट रहती है चीज़ें, उनका प्रॉफिट, उनकी जो भी अप डाउन है, जो भी चीज़ें हैं। लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप, अब देखिए हर चीज़ की जहाँ मेरिट्स होते हैं वहाँ लिमिटेशंस तो कहीं ना कहीं निकलेगी, अगर नहीं निकल रही है तो आप खरीद कर निकालिए, मैं आपको पहले भी बोलती हूँ निकालनी ज़रूर है। लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब देखिए 5 है, 10 है, जितने भी मेंबर हैं उनकी लाइबिलिटी कितनी होती है, अनलिमिटेड होती है, क्योंकि उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी तो है नहीं, तो वो बिजनेस और वो दोनों एक ही होता है, बिजनेस में जो गड़बड़ आएगी वो उनके ऊपर भी उसका असर होगा। लिमिटेड रिसोर्सेज, अब जितने भी मेंबर हैं उनके रिसोर्सेज बस वहीं तक सीमित है ना, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते, इसलिए रिसोर्सेज को लिमिटेड बोला गया है। लैक ऑफ हार्मोनी, मतलब इनमें आपस में ही ट्रस्ट का कमी हो जाती है। कई बार देखा है भी आपने, पार्टनरशिप कई बार ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाती, उसके मेंबर्स में आपस में मनमुटाव आ जाता है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, जब ये चीज़ें होती है, ट्रस्ट कम हो जाता है, आपस में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो कंटिन्यूटी नहीं बन पाती। नॉर्मली आप कभी चेक करना, देखना कि पार्टनर्स थोड़े टाइम तक रहते हैं फिर अपना अलग हो जाते हैं। लैक ऑफ पब्लिक फेथ,
क्योंकि पब्लिक को पता है कि पार्टनर्स हैं, तो इसलिए उनका फेथ कम रहता है थोड़ा सा पार्टनरशिप के टुवार्ड्स। अब है हमारा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं? देखिए, 2 टाइप के पार्टनर हैं मेन, फुल फ्लैज्ड पार्टनर्स एंड नॉट फुल फ्लैज्ड पार्टनर्स। फुल फ्लैज्ड पार्टनर्स में फर्स्ट है हमारा एक्टिव पार्टनर्स, मतलब एक्टिव पार्टनर जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। इसको जनरल या ऑर्डिनरी पार्टनर भी बोला जाता है। इनको आप बहुत अच्छे से करना, एक क्वेश्चन इसमें से कन्फर्म MCQs में आता ही आता है। एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वेस्ट करते हैं, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस में उनका शेयर होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है उनकी, और एजेंट की तरह वो काम करते हैं। ये देखिए, ये 3 जो हैं ये चीज़ें आप ध्यान रखें, इन्वेस्ट करना, प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर होना और अनलिमिटेड लाइबिलिटी होना। स्लीपिंग और डोरमेट पार्टनर, ऐसे पार्टनर स्लीपिंग जो सोए हुए हैं, मतलब जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, साफ सी बात है, बट बाकी सारी चीज़ें करते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर होता है और जिनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी ये तीनों फीचर्स होती हैं। सीक्रेट पार्टनर यानी सीक्रेट जो छुपे हुए हैं, नाम से पता चल रहा है यहाँ भी, ऐसे पार्टनर जो पब्लिक को पता नहीं है कि एक्चुअली में ये पार्टनर है, बट बाकी सारी फीचर्स, ये सभी फीचर्स है इसके अंदर। अब नॉट फुल फ्लैज्ड पार्टनर जो नहीं है, नॉमिनल पार्टनर नाम से पता चल रहा है कि जो नाम का पार्टनर है, और जो बस गेम में पार्टिसिपेट करता है, जिसको बस उसकी पर्सनल गुडविल के कारण बनाया गया है कि उसकी गुडविल है पब्लिक में, तो इसलिए उसको बना लिया, और वो गेम में हिस्सा है उसका, बाकी और कोई भी ये फीचर्स नहीं है उसकी। पार्टनर बाय एस्टोपोल होल्डिंग आउट का मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने कुछ ऐसे वर्ड्स बोले, उसने ऐसा हाईलाइट किया कि ऐसा सीन्स हुआ कि वो उसका पार्टनर है। अब ये देखिए कि वह एक्चुअली में पार्टनर नहीं होता, बट पब्लिक के सामने उसने ऐसा दिखाया कि वो उसका पार्टनर है। और ऐसे में अगर कोई पब्लिक बिजनेस को लोन देती है कि स्पेशल उन्हीं के वर्ड्स के कारण, ये देखकर कि वो उसका एक पार्टनर है, और फिर बाद में कुछ लॉस हो जाता है, तो वो उसके लिए लाइबल होगा। ऐसा नहीं है कि वो अपने वर्ड से पीछे हट जाएगा, उसने वर्ड्स बोले हैं ऐसे कि वो इसका एक पार्टनर की तरह काम कर रहा है, तो वो उसके लिए लाइबल होगा। नेक्स्ट है लिमिटेड पार्टनर, बस मतलब ऐसे पार्टनर जो अपनी इन्वेस्टमेंट तक ही लिमिटेड है, जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उतना ही उनके लिमिटेड रहेंगे वो। माइनर पार्टनर, सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग मैंने पहले भी बताया है कि माइनर पार्टनर बन सकता है, लेकिन वो बस प्रॉफिट में ही बन सकता है, बाकी किसी लॉस में उसको पार्टनर नहीं बनाया जाता है। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, जो बस अकेले प्रॉफिट में पार्टनर होता है, ये जो है ये माइनर पार्टनर से अलग है, इसका बस प्रॉफिट में हिस्सा होता है, बाकी इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। माइनर पार्टनर की लाइबिलिटी तो लिमिटेड होती है उसके शेयर्स तक, और इसको नो राइट टू टेक पार्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन, और उसको एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट लेने का कोई भी राइट नहीं होता। अब जो माइनर पार्टनर है उसकी फर्म में क्या पोजीशन होती है? 2 चीज़ें हैं, एक तो वो मेजॉरिटी से पहले क्या है और एक मेजॉरिटी के बाद क्या है। अगर बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी में उसके राइट्स क्या होंगे और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। उसका राइट्स होंगे राइट टू शेयर इन प्रॉफिट एंड एसेट, लॉस नहीं है ये ध्यान रखना, एसेट में और प्रॉफिट में उसका शेयर होगा क्योंकि लॉस में उसका नहीं होता है। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो इंस्पेक्ट कर सकता है लेकिन उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता। राइट टू फाइल सूट, वो सूट फाइल कर सकता है, लेकिन कब? जब वो उसने पार्टनरशिप छोड़ दी हो, ऐसा नहीं है कि वो पार्टनर है और तब वो फाइल सूट कर रहा है, नहीं, जब छोड़ दियो तभी सूट कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस इतनी है जितनी उसने उसके अंदर कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है, बाकी उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। अब जब वो अगर मेजॉरिटी प्राप्त कर लेता है, मेजॉरिटी प्राप्त करने के बाद अगर 2 केसेस हैं, व्हेन ही इलेक्ट्स एज टू रिमेन अ पार्टनर, एक तो वो चाहता है कि वो पार्टनर बना रहे और एक नहीं चाहता कि वो पार्टनर बना रहे। अगर वो चाहता है कि पार्टनर बना रहे तो वो दूसरे पार्टनर की तरह ट्रीट किया जाएगा और जो जितनी परसेंटेज प्रॉफिट की उसकी बोली गई है उतनी ही उसकी होगी जो पहले से चलती आ रही है। अगर वो पार्टनर इलेक्ट नहीं होना चाहता तो क्या होगा? तो उस केस में उसकी जो राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होगी उसके पब्लिक नोटिस पर, जब तक उसका पब्लिक नोटिस वो जारी नहीं कर देता। पब्लिक नोटिस क्या है? उसको अपनी बिलिंग देनी होगी कि 6 मंथ्स के अंदर कि जब वो मेजॉरिटी प्राप्त कर लेता है उसके 6 मंथ्स के अंदर उसको विलिंगनेस देनी होगी कि हाँ मैं अब पार्टनरशिप नहीं बनना चाहता। नहीं तो अगर उसने नहीं दी, पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया तो उसको फुल फ्लेज्ड पार्टनर मान लिया जाता है। और अगर वो पब्लिक नोटिस दे देता है, 6 मंथ्स हो जाते हैं, तो वो उसके बाद उसको पार्टनर नहीं माना जाएगा। अगर लॉस भी हो जाता है तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्टनरशिप डीड, यानी आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप।
पार्टनरशिप क्या है? ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है। देखिए जो पार्टनरशिप होती है वो ओरल और रिटन कैसी भी हो सकती है। ओरल पार्टनरशिप में आगे प्रॉब्लम रहती है कि तुमने ये कहा था, तुमने वो कहा था, ये तो गलत है, ये सही है। तो इसलिए बेटर है कि एक रिटन पार्टनरशिप हो जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं, एग्रीमेंट होता है इसके बीच में, उसके अंदर ये सभी चीज़ें होती है, जैसे नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, पार्टनरशिप की ड्यूरेशन कितनी होगी, स्कोप क्या होगा, कंट्रीब्यूशन कितना है, कैपिटल का प्रॉफिट एंड लॉस की रेशो क्या रहेगी, कमीशन और सैलरी क्या होगी, लोन क्या होगा। देखिए ये जब सारी चीज़ें लिखी होती है ना तो आगे फिर प्रॉब्लम नहीं आती कि हम इतना कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे। आप पार्टनरशिप डीड को एज अ प्रूफ दिखा सकते हो। ये मैंडेटरी नहीं है, बट हाँ ये आपके काम को कॉम्प्रिहेंसिव बना देती है। आप इसके थ्रू लीगल एक्शन भी लिए जा सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें आर्बिट्रेशन क्लोज, यानी अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कि कौन तो कैसे उसे निपटा जाएगा, क्या मीडिएटर कौन होगा, इस टाइप से चीज़ें आएंगी। अब जो फॉर्मेशन है और रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप है वो क्या है हमारा फॉर्मेशन, क्या प्रोसीजर रहेगी। एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होता है जिसके अंदर नेम वगैरह होते हैं, उसके अंदर प्लस प्रिस्क्राइब्ड फ़ी, उस फीस के साथ वो फॉर्म फिल करना होता है। और हर एक स्टेट में रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स अपॉइंट किए गए हैं तो उनके पास अपना फॉर्म सबमिट करवाना होता है। जब उसकी प्रॉपर स्क्रूटनी हो जाती है, जब उसको चेक कर लिया जाता है कि सारी चीज़ें एंटर है और रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है तो वो रजिस्टर में एंट्री कर देता है उनकी, और फिर इसके बाद फॉर्म को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसको बोला जाता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और उसके बाद फॉर्म क्या होती है, रजिस्टर्ड हो जाती है। रजिस्टर्ड हो जाने के बाद फर्म को रजिस्ट्रेशन हो जाता है फर्म का, वो एक लीगल पार्टनरशिप बन जाती है। और अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे ये कई बार हो जाता है कि अगर ऑफिस चेंज हो रहा है, जगह चेंज हो रही है, उसमें चेंज करना है, पार्टनर में चेंज करना है, किसी और चीज़ में चेंज करना है, नेम में चेंज करना है, तो वो आप 14 डेज़ के अंदर अंदर चेंज करवा सकते हैं। ये था हमारा पार्टनरशिप तक का, यानी नॉन इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम करेंगे इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशंस प्राइवेट सेक्टर के अंदर।